नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम क्या है? यदि हम मॉलिक्यूल को 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से एक्साइटेड करें तो यह ऊर्जा पाकर जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन कर जाते हैं। अर्थात हम ये कहेंगे कि इतनी ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। यह इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण यानी इलेक्ट्रॉनों का एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में ट्रांजिशन के कारण हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्तर में संक्रमण के साथ साथ ही यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ ही हमारे वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं। इसी कारण से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमें जो स्पेक्ट्रम है उसमें कॉम्प्लेक्स बैंड प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ क्या होते हैं, वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम है वो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में बनता है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसमें जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वो अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन में मिलता है। इस कारण से इस स्टडी को हम अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में बॉर्न ओपेनियर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा। उसके अनुसार टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा जो होती है वो कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, वाइब्रेशनल ऊर्जा और रोटेशनल ऊर्जा का सम होती है। अर्थात तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है। यानी टोटल किसी मॉलिक्यूल की टोटल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, वाइब्रेशनल ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा का योग होगी। यह हम ये कह सकते हैं कि डेल ई इक्वल टू डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल्टा ई वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा ई रोटेशनल। तथा अवशोषण के लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी लें तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, डेल्टा न्यू बार टोटल इक्वल टू डेल्टा न्यू बार इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल्टा न्यू बार वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा न्यू बार रोटेशनल, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। परंतु हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी वो ज़्यादा होगी वाइब्रेशनल से और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की एनर्जी ज़्यादा होगी रोटेशनल से। अतः हम ये कह सकते हैं कि कंपन परिवर्तन में जो हमें संरचना मिलेगी वो मोटी संरचना होगी, अर्थात कोरेज स्ट्रक्चर होगी, जबकि रोटेशनल में फाइन स्ट्रक्चर होगी, सूक्ष्म संरचना होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अणु के इलेक्ट्रॉनिक विभाजन में जो परिवर्तन होता है इसके कारण इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो भी परिवर्तित होता है। अतः सभी अणु इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देते हैं। तो अणुओं की जो टोटल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी होगी ई ट्रांसलेशनल, ई टोटल इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस न्यू प्लस हाफ एच न्यू नॉट माइनस न्यू प्लस हाफ का होल स्क्वायर एच न्यू नॉट ए प्लस बी एच सी जे इंटू जे प्लस 1। अब हम बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए पोटेंशियल एनर्जी देखिए, यानी कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बंदी और अबंदी आणविक कक्षकों के लिए स्थितिज ऊर्जा की संकल्पना। माना कि दो ऊर्जा स्तर हम लें, एक ई नॉट और ई वन है। ई नॉट लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है यानी लोअर एनर्जी लेवल है और ई वन हायर एनर्जी लेवल है। यानी दो ऊर्जा स्तरों में जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का परिवर्तन है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के साथ डायग्राम में दिखाया गया है। यानी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो दो पोटेंशियल एनर्जी कर्व हैं वो एक मूल इलेक्ट्रॉनिक अवस्था
या ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट लेवल E1 है, ठीक है। यानी इस कर्व में जो दो एनर्जी लेवल दिखाए गए हैं, एक एनर्जी लेवल ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है जिसको हम E1 से दर्शाया है, और ये अपर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है जिसको E1 से दर्शाया गया है, और लोअर एनर्जी लेवल को E0 से दर्शाया गया है, ठीक है। अब E0 से E1 पर जो ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, वो सदैव वर्टिकली होगा, यानी एकदम सीधा होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब हम यहाँ तीन कंडीशंस देखें, सब एक और कंडीशन हम देखें, यानी ये हम कंडीशन देखें तो पहले हम इसका देखें कि जो E1 लेवल E0 लेवल है, E0 लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करता है इस तरह से, ठीक है। और ये इनके एनर्जी लेवल है, यानी ये V0, V1, V2, V3, ये इस तरह से। और इसी तरह से हम एक और एनर्जी लेवल देखें, ये हमारा E1 एनर्जी लेवल है, इसका भी है V'0, V'0, V'1, V'2, V'3। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, यानी V0 है, ये V0 है, तो ये और ये A और ये B है, तो ये इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। अब हम देख रहे हैं कि जब इंटरन्यूक्लियर यानी वाइब्रेशन इस तरह से होता है कि उनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाए, तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा V0 से V3 पर, यानी V0 से V=0 से V'0 पर ट्रांजिशन नहीं होकर एकदम से हायर एनर्जी लेवल पर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब ये इस तरह से वाइब्रेट, जब मॉलिक्यूल आप के एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो इनके बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है अगर वो कम होती है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो V0 से यानी 0 लेवल से हायर लेवल पर ट्रांजिशन करता है, ठीक है। तो अब हम अगर इनकी पीक देखें तो यानी अगर हम देखें 0 से 0 पर ट्रांजिशन, ठीक है, 0 से 1 पर ट्रांजिशन, 0 से 2 पर ट्रांजिशन, तो इस तरह से हायर एनर्जी लेवल पर 0 से 3 पर ट्रांजिशन, तो हायर लेवल पर तो पीक हाई होगी, और यानी हम ये कहें कि हायर लेवल पर तो पीक हाई होगी, यानी ट्रांजिशन जब 0 से 3 पर होगा और बाकी के लिए पीक छोटी होंगी, तो ये इंटेंस पीक होगी जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो। अब हम दूसरी कंडीशन देखें, जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो उनके बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, तो हमें यहाँ देखें तो जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो यानी इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी यही है, ए और बी की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी सेम है, ए और बी की न्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है, अर्थात इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो V0 से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा V'0 पर, तो V से V'0 पर जो हमें कर्व मिलेगा वो क्या होगा, 0 से 0 पर हाई पीक होगी, उसके बाद बहुत यानी 0 से 0 पर इंटेंस पीक हमें मिलेगी। अब हम तीसरी कंडीशन देखें, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा हो, यानी मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं और उनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गई, जैसे हम यहाँ देखें तो इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन दो में हम देखें, एक में स्लाइटली इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लार्जर है और इसमें हाईली इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, तो स्लाइटली इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये और ये इसमें थोड़ा सा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गई। अब जो ट्रांजिशन होगा वो V=0 से V'1 पर होगा, लेकिन अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो ट्रांजिशन 0 से हायर लेवल पर होगा, यानी V'4 या V'6 पर होगा, और V'6 पर होने पर यह हम एक माने कि
ये इस लेवल पे आ जाएगा और इस लेवल पर एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि ये मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा, यानी बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो वो बॉन्ड टूट जाएगा तो ट्रांजिशन का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सभी कंडीशंस में कौन सी फॉलो होगी। अगर हम सबसे पहली कंडीशन देखी थी, जो हमने देखा था कि जिसमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हमारी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। अब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होने का मतलब है कि बॉन्ड का मल्टीपल बॉन्ड बनना, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से मल्टीपल बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कंडीशन तो डिस्कार्ड होती, पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ हम देखें तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होने पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, और उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रांजिशन होगा तो जो मॉलिक्यूल है उसके बॉन्ड टूट जाएंगे, तो ये भी अनस्टेबल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्व ट्रांजिशन होगा वो कब होगा, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होती है। अब हम आते हैं फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल पे। अब क्या ये पॉसिबल है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हो? इसको हम फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल कहता है कि जब अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त बैंडों के आकार एवं उनकी तीव्रता के बारे में ये प्रिंसिपल जानकारी देता है, यानी उनकी स्पेक्ट्रम की इंटेंसिटी और उनकी साइज की, आकार की, स्ट्रक्चर की। इस सिद्धांत के ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लोअर लेवल से हायर लेवल पर मॉलिक्यूल क्या है, कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अभी जब कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जब लोअर लेवल से हायर लेवल पर होता है तो ये इतना, और वापस लोअर लेवल से हायर लेवल से लोअर लेवल में आ जाता है, तो ये ट्रांजिशन इतने क्विक होता है, इतना तेज़ी से होता है कि इसमें बहुत ही कम, यानी 10⁻⁻15 सेकंड लगता है। इतना कम समय लगने पर क्या होगा कि जब इसकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो चेंज होने से पहले ही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो ऑब्जर्व ही नहीं होगी, डिस्टेंस जो चेंज है वो ऑब्जर्व ही नहीं होती है। यानी मॉलिक्यूल जब ये देखता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करा, मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया, अब वो देखेगा कि अरे इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन कर दिया, अब हम तेज़ी से वाइब्रेट करके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हम बढ़ा देते हैं, लेकिन बढ़ाने से पहले ही मॉलिक्यूल वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी से ट्रांजिशन करके वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इतना क्विक होता है, यानी इतने कम समय में हो जाता है 10⁻⁻15 सेकेंड में, कि मॉलिक्यूल को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज करने में समय ही नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो नाभिकों की गति करने का अवसर ही नहीं मिलता है, अर्थात नाभिक की संवेग और स्थिति वही रहती है जो संक्रमण से पहले थी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल है। तो यहाँ हमने देखा कि जो पीक के लिए हमारा जो ये कंडीशन जो है, इसमें इंटेंस पीक हमें मिल रही है कब, 0 से 0 ट्रांजिशन में, अर्थात इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। तो ये फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ट्रांजिशन इतना क्विक होता है कि इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हो पाती है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल देखें। तो सिलेक्शन रूल क्या है? सबसे पहला, ऐसे ट्रांजिशन जिनमें संक्रमण के दौरान या ट्रांजिशन के दौरान इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम संख्या में अगर परिवर्तन होता है तो ये फॉरबिडन होता है, यानी अलाउड ट्रांजिशन नहीं होते, वर्जित होते हैं। दूसरा, अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट चेंज होती है, यानी ट्रांजिशन सिंगलेट से ट्रिपलेट में अगर हो रहा है तो ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है, यानी ये वर्जित है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर सिमेट्री चेंज होती है
तो भी ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है, यानी ऊर्जा स्तर की सममिति के कारण वर्जित संक्रमण से संबंधित है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल और सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा थे। थैंक यू।